जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। कल की क्लास में हमने कुछ एनसीईआरटी के 6 से 7 न्यूमेरिकल्स करे थे। आज की क्लास में भी हम लगभग 10 प्लस एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता था, तो इसीलिए मैंने इनको वाइट बोर्ड पर लिख दिया है पहले से ही। कुछ क्वेश्चन मैं वाइट बोर्ड पर लिख दूंगा, इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रफ काम के लिए और ये लिखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको इसको मिटाकर अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हेप्टेन और ओक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 केल्विन पर दो तरल घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 और 46.8 एंड 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन है, यानी कि दोनों का मास और दोनों का वेपर प्रेशर ये दोनों दिए गए हैं। ठीक है, और आपको निकालना क्या है कि जो इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना है, उसका जो मिक्सचर बना है, उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको वेपर प्रेशर निकालना है, उसका निकालना है वेपर प्रेशर। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है निकालने के लिए। ठीक है, इसको मिटा दे इधर से। चलो पहले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन क्वेश्चन नंबर, ये 11th क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th 11th के अंदर क्या करना है, गिवन लिखना है। पहले गिवन क्या क्या है इसको ऐसे डिवाइड कर लो जैसे हम करते आए हैं आज तक। ठीक है, गिवन में हमें वेपर प्रेशर गिवन है। ठीक है, वेपर प्रेशर किस किस का वेपर प्रेशर, हेप्टेन का। ठीक है, यानी कि हेप्टेन को हिंदी में लिख लेना। और हमें गिवन है ऑक्टेन का, ऑक्टेन। ठीक है, हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों का वेपर प्रेशर गिवन है। तो पहले वाले का क्या है, पहले वाला है क्या चीज़ हमारा, पहले ही देखो। हेप्टेन है, हेप्टेन का 105 है, 105.2 kPa। और दूसरा 46.8 kPa। ठीक है, और उसके बाद हमें इन दोनों का मास भी गिवन है, द्रव्यमान ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन का गिवन है हमें 26.0 ग्राम एंड ऑक्टेन का द्रव्यमान, ऑक्टेन का। ठीक है, ऑक्टेन हिंदी में लिख देते हैं, ऑक्टेन का इसका भी हमें गिवन है। कितना गिवन है इसका मास, 35 ग्राम। ये देखो 35 ग्राम। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, 373 केल्विन भी गिवन है। टेम्परेचर क्या गिवन है, टेम्परेचर, टेम्परेचर 373 केल्विन। और कुछ नो, और कुछ इसमें गिवन नहीं है, और कुछ इसमें गिवन नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना क्या है, वेपर प्रेशर निकालना है। मिक्सचर के बाद वेपर प्रेशर, यानी कि इन दोनों को जोड़कर वेपर प्रेशर निकालना है। जो जुड़कर मिश्रण बना है, उस मिश्रण का हमें वेपर प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, वीपी। वीपी मतलब टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट एक्स एक प्लस ऑफ पी नोट टू एक्स टू। ठीक है, यानी कि ये हमें पूरा को पूरा वेपर प्रेशर निकालना है इसमें। और आपको पता है ये हमारा पी टोटल है, ये प्रेशर ऑफ हेप्टेन एंड प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, ये दोनों हैं। और ये मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन सबसे पहले निकालना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे मोल्स। क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम मोल्स। ठीक है, मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला आपको पता ही है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ये निकालना है।
तो आपको सबसे पहले किसका निकालोगे आप, हेप्टेन का निकाल लो। हेप्टेन, हेप्टेन का निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हेप्टेन का? हेप्टेन का जो फॉर्मूला है वो C7H16 होता है। हेप्टेन का जो फॉर्मूला होता है वो C7H16 होता है, C7H16। ठीक है, हेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है, हेक्सेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन, ये होते हैं ना। तो ये आ गया 12 गुना है, मोलर मास निकाल लो पहले इसका। मैं इधर मोलर मास लिख रहा हूँ ये वाला, ठीक है। 12 गुना 7 प्लस ऑफ 16 गुना 1, तो ये आपको मोलर मास जो आ जाएगा M आपका आ जाएगा 12×7 = 84, 16 पूरा पूरा 100 ग्राम पर मोल मोलर मास आ गया। ठीक है, इसी के मोल्स निकाल लो। मोल्स निकालने के फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, मोल्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट मास, मास कितना दिया गया है, मास आपको गिवन है हेप्टेन का 26 ग्राम, और डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा मोलर मास। मोलर मास क्या गिवन है, 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.26 मोल्स, क्योंकि नीचे 2 जीरो में आ गई तो ऊपर लग गए पॉइंट 2 अक्षरों के बाद। ओके, अब आपका निकालना है ऑक्टेन का मोल्स, ऑक्टेन के मोल्स निकालने हैं। मोल्स ऑफ ऑक्टेन, हिंदी में लिख लें, ऑक्टेन मोल्स। ठीक है, ऑक्टेन के मोल निकालने हैं तो वही करो, मास कितना दिया है पहले इसका मोलर मास निकालो। मोलर मास हो जाएगा C8, और इसमें जोड़ोगे तो ये 16 है, 16 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, C8H18। ठीक है, मोलर मास निकाल लो, वही 12 गुना 8 प्लस ऑफ 18 गुना 1, तो M आपका आ जाएगा 12×8 = 96 प्लस 18 आ जाएगा, इसको जोड़ दो, 18×4 इसमें आ गया ये 100 और 114 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहीं पर मोल्स निकाल दो इसके। मोल्स मास कितना है इसका, ये देखो 35 ग्राम, 114, इसको डिवाइड करोगे आंसर निकाल लो, इसका क्या आएगा, डिवाइड करने पर आंसर देख लो क्या आता है। ठीक है, इसका आंसर बचेगा आपके पास 0. अप्रोक्स यही बचेगा 0.0 सॉरी 307 यही बचेगा। कितना बचेगा, 307 मोल्स, मोल बचेगा ना। ठीक है, ये आ गया आपका मोल्स, तो दोनों के मोल्स निकल चुके हैं। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का, मोल फ्रैक्शन निकाल लो दोनों का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाल लो दोनों का। तो मोल यहाँ से इसको नीचे करना है ना, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ x1 लिख देता हूँ इसको। तो x1 के लिए N1 वो होता है ना, N1 प्लस ऑफ N2 प्लस N1, यही होता है ना। तो N1 क्या है, ऑक्टेन है नहीं, हेप्टेन, तो कितना है 0.26 डिवाइडेड बाय, और दोबारा से 0.26 प्लस ऑफ 0.307। ठीक है, इसको जोड़ दो इसमें, तो 0.67 टू 6507 आ जाएगा, 0.567 डिवाइडिंग में तो यही बचने वाला है भाई हमारे पास। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 26/100 डिवाइड, रेसिप्रोकल करने से पहले इनको पॉइंट हटा लो, तो इसके नीचे 3 थी, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 1000, यानी कि 567, 567/1000 डिवाइडेड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 260/567 x1 आ गया,
x1 आपका 260/57 आ गया। ठीक है, 260/57 आ गया। अभी ज़ीरो पे जाने से तो रहा, ज़ीरो पे जाने से रहा नहीं, ये इसके ऊपर जाने से तो रहा। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसको यहाँ आएगा ये x1/260/567। ठीक है, अब इसको आप ज़ीरो पे भेजा आपने, उसके बाद ज़ीरो पे तो गया नहीं होगा, ये 2 ज़ीरो लग गई। ठीक है, क्योंकि ये छोटा ऑप्शन है। अब 504 पे भेजो इसको, क्योंकि 5 5 25, तो 25 इससे बड़ा हो जाए, 2600 है ना ये, तो 25 बड़ा, ये 67 भी है ना, तो 4 से कर लो, 4 से करोगे तो आपके पास बचेगा 4 7 21, 4 7 28, तो हासिल 4 4 6 24 और 26 6 आ जाएगा, और 4 5 20 और 4 5 20 और 2 22, ये 22 68 आएगा। 2600 में से माइनस कर दो तो ये 8 2, अब ये 2600 इसलिए आए क्योंकि यहाँ 0 पॉइंट था। ठीक है, इसको करोगे तो 9 3 आ जाएगा, और इसको करोगे आगे, यहाँ पे बचा 5 3 आ जाएगा, ये 332 बचेगा। कितना बचेगा? 332। फिर जीरो लगा दो इसके पीछे, फिर 5 पे भेज दो इसको, 5 पे भेज दो इसको, यहाँ पर आपके पास अप्रोक्स ये आ जाएगा। 5 पे भेज देना, क्योंकि 26 यहाँ तक तो ये 4 पे गया, अब इसमें और जोड़ोगे 567, तो ये 5 पे चला जाएगा, क्योंकि 3320 बन रहा है, तो उसमें से माइनस कर देना। बाकी आगे करने की ज़रूरत नहीं, बहुत है। ठीक है, आगे करने की इसको ज़रूरत नहीं, यहाँ पे रोक देना है। अब आगे चलते हैं। अब इसका हमने मोल्स निकाल लिए, अभी किसके? एक के। अभी हमें दूसरे के भी मोल्स निकालने हैं, तो दूसरे के मोल्स निकालो। दूसरे के मोल्स कैसे निकालोगे? x2 इज इक्वल टू, देखो वही काम करना है, n2। अब यहाँ n1 था पहले, यहाँ पर n2 आ जाएगा ऊपर। n2 कितना? 567/1000 लगा लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम, यही चीज़ जुड़ेगी, यही चीज़ होगी दोनों, n1 प्लस n2। तो हम इसको सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं 567/1000। यही करते हैं ना, ये कर दिया हमने। एक मिनट, एक मिनट, ये 567 नहीं है, ये 307 था पहले। n2 307 था, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, ये बचा आपके पास 307/567। अब इसको डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 0.52, 0.542 अप्रोक्स, यही बचने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था? ये निकालना था पी नोट, आपको दिया गया है प्योर हेप्टेन का, प्योर हेप्टेन, और ये प्योर ऑक्टेन, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो पी नोट कितना है? 105, 105.2 गुण है x1 क्या है? x1 देखो क्या है, x1 आपने निकाला 0.45 प्लस ऑफ ये P2 46.8 इंटू में आपका आ जाएगा 0.542। ठीक है, यही आएगा, यही आएगा। अब इनको जोड़ लो भाई, कैसे जोड़ोगे? ठीक है, हाँ जोड़ोगे तो आपके पास 105, हमारे पास इसका जोड़ कर आएगा। इसको जोड़ने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है जोड़ने की, तो इसको करोगे तो आपके पास अप्रोक्स, इन दोनों को गुना करोगे तो आपके पास बचेगा 48.18। इन दोनों को गुना करोगे तो आपके पास बचेगा लगभग 23 पॉइंट कुछ, 23 के लगभग मैंने निकाला हुआ था, तो 25.37 के अप्रोक्स आपका आएगा। इन दोनों को जोड़ दो, आपका पी टोटल निकल आएगा। पी टोटल निकल आएगा, कितना निकल कर आएगा पी टोटल?
73.52 kPa। ठीक है, दैट्स क्वेश्चन खत्म। यही निकालना था ना। देखो, मिश्रण का वाष्प दाब, तो इन दोनों को मिला दोगे तो ही तो बन जाएगा एक मिश्रण। है तो दोनों को मिलाने के बाद सेम काम करना है, दोनों के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को जोड़ दो, क्योंकि आप लोगों को पता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में हमने ये किया था। P0 1 x1 प्लस ऑफ P2, जब भी हमें दो सोल्यूशन दिए जाएंगे उसके अंदर ये काम करेंगे। ठीक है, लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास पहले लिखे पड़े हैं, क्योंकि मैं क्या करता था, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता था, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख के रखा हुआ है क्वेश्चंस को। और हम ऐसे ही करेंगे, अब क्वेश्चंस को पहले लिख लिया करेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर उनको सॉल्व किया करेंगे, फिर अगले क्वेश्चंस, फिर वैसे वैसे ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 kPa है। ठीक है, वाष्प दाब वेपर प्रेशर ऑफ जल, पानी का वेपर प्रेशर 12.3 K है। इसमें एक अवाष्पशील विलेय यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है 1 मोलल। ठीक है, 1 मोलल के दाब की गणना करनी है। तो जब भी उसमें अवाष्पशील सॉल्यूट मिलाया जाता है ना पानी के अंदर, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, तो उस जो वो मिलाने से जो सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन का एक मोलल सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में पता होना चाहिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात जहाँ आ गई और हमें बोल दिया गया वेपर प्रेशर निकालने के लिए, तो एक ही फॉर्मूला लगाना है जो हमने अभी भी क्वेश्चन में यूज़ किया था, वही आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोला गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोला गया, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं P टोटल इज इक्वल टू P नोट 1, यही करते हैं ना यूज़। ठीक है, शायद ये P टोटल है, लेकिन हमें इसमें ना इसका मास गिवन नहीं है, इसका मास गिवन नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग इसको अवॉइड करेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोला गया है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी मिलाया जाएगा, मैंने आपको लिखवाया था x ऑफ सॉल्वेंट प्लस ऑफ x1। ठीक है, x1 प्लस ऑफ x1, यही आपका फॉर्मूला होगा। लेकिन P इज इक्वल टू x1, x1 प्लस में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 1, यही होगा, क्योंकि एक मोलल बोला गया था, यही था ना mx सोलवेंट, तो यही बनेगा या यस। तो अब आप इसको क्या करो, अब इसका पहले आपको निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको ना तो मास गिवन है, ना ही आपको उसका मोलर मास गिवन है। ठीक है, मोल्स निकालने के लिए ना तो आपके पास मास है सॉल्वेंट का, चलो आप मोलर मास निकाल भी लोगे, मोलर मास निकालोगे, लेकिन उसका मास गिवन नहीं है। तो मास गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें गिवन है, एक चीज़ हमें गिवन है, एक मोलल, मोलल का मतलब है मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलल का मतलब मोलैलिटी, तो मोलैलिटी है तो 1m। ठीक है, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना, केजी ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन आपके पास सॉल्वेंट गिवन है, सॉल्वेंट कितना है, जल,
वाष्पशील दाब में, यानी कि जल 1 मोलल बोला गया तो 1 मोलल मतलब 1 ग्राम सोल्यूट, 1 ग्राम सोलवेंट होगा। 1 मोलल तो 1 ग्राम सोलवेंट होगा, 1 किलोग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम होगा, क्योंकि हम मोलैलिटी में केजी में यूज़ करते हैं ना, तो मोलैलिटी के हिसाब से जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी कि जो हमारा वाटर है वो 1 kg होगा, 1 kg। ठीक है, और वही आपको सेम करना होगा, सेम मोलैलिटी सोल्यूट। ठीक है, यही निकालना होगा, सोल्यूट के मोल्स निकाल लो, सोल्यूट के मोल निकाल लो। तो सोल्यूट के जहाँ पर आपके पास मोल्स आ गए तो आप मोल फ्रैक्शन भी आसानी से निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? मोल फ्रैक्शन भी आसानी से निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन अगर आसानी से निकल जाएगा तो हमें सबसे पहले मोल्स चाहिए। तो मोल्स के हिसाब से 1 मोलल का, क्वेश्चन के हिसाब से हमें 1 मोलल का वेपर प्रेशर निकालना है। तो 1 मोलल का वेपर प्रेशर के लिए हमें 1 मोलल के ही मोल्स चाहिए। तो मोल्स डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है? 1 kg है। ठीक है, इसको इधर भेजोगे तो 1 × 1 इज इक्वल टू मोल्स आ गया, यानी कि 1 मोल आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए। ठीक है, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट भी ज़रूरी है ना मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉल्वेंट का। तो अब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वही करना, N1/N1 + N2। तो N2 आएगा अब की बार, क्योंकि हमने किसका यूज़ किया है? सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो N2 आएगा। N2 के मोल्स, मोल्स वाटर है ना, ये वाटर के मोल्स क्या होंगे? वाटर के मोल्स होंगे वाटर के 18, यानी कि आपको कितना गिवन है? मास 1/18। ठीक है, यही होंगे ना, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। H2O का मोलर मास तो आपको पता ही है 18 होता है। ठीक है, मोलर मास 18 होता है, तो आप इसको करोगे। लेकिन आपको ये 1 kg में था, लेकिन आप जब भी आप यूज़ करते हो यहाँ पर मास, मोलर मास, मोल्स निकालने के लिए, तो आप 1 ग्राम में यूज़ करते हो। ग्राम में यूज़ करते हो तो 1000 ग्राम आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 55.56 के अप्रोक्स आपके पास क्या आएगा? मोल्स आ जाएंगे। 55.56 के आसपास आपके पास मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये किसके मोल्स हो गए? सॉल्वेंट के मोल्स हो गए। ठीक है, और सोल्यूट के मोल्स 1 हो गया। तो सॉल्वेंट निकालना है हमें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1 + मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 55.56/56.56, यही बचेगा 56.56। अब इसको आप क्या करो? डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पर आपके पास अप्रोक्स x जो है मोल्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो बचने वाला है वो बचने वाला 092। मेरे पास निकालना पड़ा है तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली, आप लोग इसको डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, डिवाइड करके देखो कि मेरे पास है इसका आंसर, मेरे पास इसका आंसर बचा हुआ है 0.826। ठीक है, ये बचा हुआ है 0.286, तो यही आपका क्या आ जाएगा। अब आपको वही काम करना है, पानी का ये P0 आएगा। P0x होता था यहाँ पे, मैंने एक लिख दिया, P0x होता था, गलती से P लिखा गया, वो लिखा गया था, एक P होता है वो। ठीक है, तो आपको तो पता ही है, पूरा प्रेशर निकालने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। तो अब करो इसको कंप्लीट भाई, कैसे करोगे? P0x क्या है? प्योर जल का, ये रहा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 12.3 इंटू P0 इंटू एक्स सोलवेंट, ये आ जाएगा एक्स सोलवेंट 0.9826, 0.9826 आ जाएगा। ठीक है, 0.9826, इसको डिवाइड करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो प्रेशर जो आपका पेपर प्रेशर जो बनेगा वो बनेगा 12.08 kPa कप्पा। ये लो, हो गया। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूले से जो वेपर प्रेशर निकालना है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ दो एक बार रिवीजन के लिए, कि 300 केल्विन जल का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर 12.3 kPa था।
इसमें एक अवाष्पशील विलेय विलेय मिलाया जाता है। तो 1 मोल का वेपर प्रेशर निकालना था। ठीक है, 1 मोल का वेपर प्रेशर, यानी कि मोललता दी गई थी, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी से आपने मोल्स निकाले। किसके मोल्स निकाले? सोल्यूट के, क्योंकि हमें क्या निकालना था? मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तो आप वही करोगे। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या मतलब हुआ कि वो जो उसकी सोल्युबिलिटी है वो कम होगी, पानी के अंदर घुलेगा नहीं। तो बचा क्या? सारा का सारा, तो सारा का सारा तो पानी बचा। एक हिसाब से बचा क्या? सारा का सारा पानी बचा है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो अवाष्पशील है, जो वेपर प्रेशर में जाएगा ही नहीं। अब आप ही बताओ, वेपर प्रेशर में क्या जाएगा? वो अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या वेपर प्रेशर में जाएगा? नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो कौन जाएगा? वाष्पशील जल, जो वेपर हो सकता हो, जो उबल सकता हो, जो भाप बन सकता हो। सॉलिड को क्या भाप बनाओगे? नॉन वोलेटाइल सॉलिड तो वही होगा ना, कि सॉलिड को कभी भी आप वेपर प्रेशर नहीं बना पाओगे। ठीक है, उल्टा वो वेपर प्रेशर बनने से किसको रोकेगा? वाटर के कणों को रोकेगा। कौन? सॉलिड। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसको रोकेगा? लिक्विड के कणों को क्या बनने से रोकेगा? वेपर प्रेशर बनने से रोकेगा। इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था जो कि वेपर प्रेशर नहीं बनाता है। तो बचा क्या? सिरप बनाने के लिए हमारे पास पानी बचा। पहले मैंने 1 लिख दिया था गलती से, अब पी नोट है। ठीक है, पी नोट। तो हमें पता है इसका निकालना पड़ेगा भाई, निकाल लो। अब पानी पानी बचा, पानी ही तो वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर तो उसी का बनने वाला है। ठीक है, चाहे आप सोल्यूट उसमें कितना ही घोल दो, कितना ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट घोल दो, लेकिन वेपर प्रेशर कौन बनेगा? लिक्विड बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाला। इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए लिख लिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं ये। ठीक है, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन को लिखा पड़ा है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तत्व हैं हमारे पास, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 तत्व ए और बी मिलकर टू AB2 क्या? AB2 मिलाते हैं। AB2 एक यौगिक बनाते हैं, और AB4 दोनों मिलकर एक तो AB2 और AB4 सूत्र वाले एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जब इन्हें 20 ग्राम बेंजीन, 20 ग्राम बेंजीन, इन्हीं दोनों को बेंजीन में घोला जाता है, तो 1 मिनट, ये मिट गया है, क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये है आपका 1.0 ग्राम। ठीक है, 1.0 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम। AB2 का हिमांक, जो 1 ग्राम AB2 का हिमांक है, यानी कि हिमांक का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 2.3 केल्विन गिर जाता है, 2.3 केल्विन कर देता है। क्या कर देता है? बेंजीन के अंदर जब भी AB2 को मिलाया जाएगा तो उसका जो टेम्परेचर है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है, वो 2.3 केल्विन हो जाएगा। यानी कि वह 2.3 केल्विन टेम्परेचर पर जाकर क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, लेकिन जबकि 1 ग्राम AB4, और उसी, ये तो डाल दिया, इसका तो बन गया इतना टेम्परेचर, लेकिन अब वैसे ही 20 ग्राम बेंजीन में जब इसने AB4 को मिलाया तो 1.3 केल्विन कम कर देता। उसका जो हिमांक कण था, हिमांक जो था वो डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट, वो इसका क्या हो गया? 1.3 केल्विन हो गया। ठीक है, तो बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी कि KF, ठीक है, क्या डेल्टा KF की वैल्यू आपके पास इतनी गिवन है, किसके लिए? बेंजीन के लिए 5.1 kg मोल पर इनवर्स। ठीक है, और आपको बोला क्या गया निकालने के लिए? ए और बी का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास। देन निकाल ही लेंगे आप लोग तो करिए इसको शुरू। पहले सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डाटा, कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन डाटा लिखिए, मैं तब तक इंक देखते हैं।
ये देखिए इंक ही डाल रहे हैं, ठीक है, कभी कुछ और सोचो। आजकल के बच्चों की सोच बड़ी एडवांस हो गई है ना, इसलिए। चलिए, डल गई इंक। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, हमें गिवन डाटा लिखना है कि गिवन क्या है। गिवन हमें सबसे पहले आपको पता है बेंजीन गिवन है कि बेंजीन, बेंजीन यानी कि C6, ओहो बड़ा पड़ गया, C6H6, ठीक है, ये हमें गिवन है। इसका मास जो है वो कितना है, 2.2 ग्राम है। लेकिन आपको इसको किलोग्राम में करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्वेंट यही है, क्या है, सॉल्वेंट है। इसके अंदर दो चीज़ें मिलाई गई है, एक AB2 और AB4 दोनों मिलाया गया है। तो इसको केल्विन में से सॉरी ग्राम में से किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया, किलोग्राम में चेंज हो गया। अब आप क्या करो इसका, अब इसमें दिया हुआ है आपको AB2 और AB4 दोनों दिए गए हैं, ठीक है, AB4 और AB2। तो बेंजीन के लिए एक और गिवन था आपको KF 5.1 गिवन था। कितना था KF, 5.1 था। तो 5.1 KF के केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये गिवन था, ठीक है। अब आपको और भी कुछ गिवन था। अब उसने क्या कहा कि 1 ग्राम AB2, 1 ग्राम AB2 का, ठीक है, 1 ग्राम का डेल्टा TF जो है वो कितना हो गया, 2.3 ग्राम, 2.3 केल्विन हो गया। और AB4 का इतने ही AB4, 1 ग्राम AB4 का आपका टेम्परेचर जो है वो डेल्टा TF वो 1.3 केल्विन गिर गया, कम हो गया, ठीक है, यही उसने बोला है। अब आपको फाइंड करना है एटॉमिक मास, क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर एटॉमिक मास निकालना है, आपको दो चीज़ें गिवन है, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है और दूसरी बात आपको KF भी गिवन है, ठीक है, और बेंजीन का मास गिवन है। बाकी आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें उन्होंने दी नहीं, ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है। तो NCERT का क्वेश्चन तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, डेल्टा TF पे है। तो डेल्टा TF पे फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ इस पे पहले, क्योंकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता था हमारा, डेल्टा TF का फॉर्मूला, हाँ, कांस्टेंट ऑफ KF इनटू में मोलालिटी। तो यही था ना, डेल्टा TF का फॉर्मूला KF इनटू में मोलालिटी। एक इसी के ऊपर एक मॉडिफाइड फॉर्मूला था, IKF/M, ये था, लेकिन वो वांट हो फैक्टर के लिए था। कभी आप इसमें यूज़ कर दो उसको, ये वाले में यूज़ नहीं होगा। जब आपको बोला जाएगा कि वांट ऑफ फैक्टर निकालना है तब आप उसका यूज़ करोगे, ठीक है, तब उसका यूज़ करना है, अदरवाइज़ इसका यूज़ नहीं करना। लेकिन इसका करना पड़ेगा भी, क्योंकि डेल्टा TF ही हमें एक ऐसी चीज़ गिवन है जिससे हम इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें से मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से M इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइडेड बाई KF आ जाएगा, ठीक है, यही आने वाला है, डेल्टा TF बाई KF यही आने वाला है, ठीक है, डेल्टा T बाय KF। अब मोलैलिटी तो आप निकाल लोगे, लेकिन आपको मोलैलिटी के अंदर
मास इनके गिवन नहीं है, सॉल्यूट्स के मास गिवन नहीं है, तो आप इसमें मोलैलिटी तो नहीं निकालोगे। आप इसको उल्टा कन्वर्ट कर लो किस चीज़ में, देखो मैं बताता हूँ। डेल्टा टी एफ के एफ इनटू में मोलैलिटी का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि W बाय M, यही होता है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब W2, यहाँ 1 यहाँ 1, W2 आ गया। ओके, यहाँ क्या आ गया, W2 kg सॉल्वेंट, यही आया। W2 का मतलब हो गया आपका ये बेंजीन, और W1 का मतलब हो गया इन दोनों का मास। ठीक है, सिंपल। अब इन दोनों का मास आपको गिवन है 1 1। देखो 1 ग्राम ये है, 1 ग्राम ये है, ठीक है, 1 ग्राम ये और 1 ग्राम ये। तो आप इनका मोलर मास तो आपको गिवन ही नहीं है। क्यों नहीं गिवन है, क्यों आप निकाल नहीं सकते इसका, क्योंकि यहाँ पर ए बी है, नॉन अदर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कोई नहीं है यहाँ पर, ए बी है, यानी कि कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप इसको मोलर मास में 1 ही रखेंगे, क्योंकि आपको कुछ गिवन नहीं है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, आपको निकालना क्या है फिर इसमें से भाई, निकालना क्या है, सेम बात है। आपको एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। एटॉमिक मास निकालने के लिए मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब के एफ की वैल्यू लिख दो भाई, क्या क्या है। के एफ की वैल्यू है हमारे पास 5.1, ये रही। डब्ल्यू 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 हमारे पास है 1 kg, 1 ग्राम है ना। ये 1 ग्राम है, क्योंकि हम तो यहाँ पर मोल्स निकाल रहे हैं ना इससे, तो मोल्स में तो ग्राम में ही आता है, डिवाइडेड बाय M1, तो M1 रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये गिवन नहीं है, हमें ये निकालना है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा, देखना। डिवाइड W2 भी आपको, W2 आपको गिवन है 20, क्योंकि सॉल्वेंट का क्या है, सॉल्वेंट तो बेंजीन है, तो 0.20/1000 लगा लो, 20/1000, क्योंकि आपको जीरोस का फायदा होगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल डेल्टा टी एफ भी तो गिवन है, डेल्टा टी एफ भी तो लिखो। यहाँ पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू भर दो। डेल्टा टी एफ आपको दोनों में से किसका लिखेंगे, पहले हम 2.3, ये वाला लिखो 2.3, क्योंकि पहले हमने किसका निकाला, AB2 का निकाल रहे हैं, तो 2.3 AB2 के लिए निकाल रहे हैं पहले, फिर उसके बाद निकालेंगे किसी और का। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, पहले इसको कर लो रेसिप्रोकल। तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास बचेगा 2.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 1/M1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 20। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 100 कैंसिल आउट, 100 मत निकालो, नेट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास बन जाएगा 510 डिवाइडेड बाय M1 इंटू में 2, यही बनेगा, क्योंकि इसके साथ यहाँ 1 पॉइंट थी, तो इसकी एक जीरो इससे कट जाएगी, और बचा क्या 10, तो 10 को 551 से मल्टीप्लाई करोगे तो 510 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, करोगे तो 2 दूनी 4, और आगे भेजोगे इसको, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 5 5 10 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 10, तो 5 5 5, तो यहाँ 2.3 आ जाएगा। इसको अभी आपके पास बचा क्या, 2.3 इंटू इज इक्वल टू 255/M1 बचा। M1 को इधर भेज दो, 2.3 को नीचे ले आओ। M1 इज इक्वल टू 55/2.3 को हम लिख लेते हैं 23/10। M1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल आपने किया तो आपके पास बचेगा 10, क्योंकि एक ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ, और ये आ जाएगा 23 यहीं पर। ठीक है, 23 यहीं पर आ जाएगा। तो अगर आप 23 को डिवाइड करते हो इससे, तो आपके पास अप्रोक्स निकलता है, इससे 23 को डिवाइड करोगे 110.57 अप्रोक्स निकलेगा यहीं कहीं। ठीक है, अप्रोक्स यहीं कहीं आपके पास आंसर निकलने वाला है। ठीक है, 1.57। तो अब ये तो निकल गया आपका सिंपल तरीके से, ये किसका निकला, सिर्फ AB1 के लिए मोलर मास। ठीक है, AB1 के लिए परमाणु द्रव्यमान वही बनेगा।
ठीक है, मोलर मास निकला है, क्योंकि हमें इसका कोई वो गिवन नहीं था, क्योंकि हमें इसका एलिमेंट गिवन नहीं है, तो हम इसका परमाणु द्रव्यमान मोलर मास को ही मानेंगे। ठीक है, हो गया ये। और उसके बाद आपको निकालना है AB4 का भी निकालना था, ये तो AB2 के लिए निकला, AB2 का। ठीक है, अभी AB4 के लिए भी निकालना है। AB4 सेम फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें भी, ये वाला। ठीक है, डेल्टा टी एफ आपको 1.3, ये सीधा डायरेक्ट पुट कर दो ना, टाइम उस तरफ जगह नहीं है तो मैं सीधा डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। 5.1 इंटू W1 1 ग्राम, M1 डिवाइडेड बाय W2 20/1000, 20/1000। रेसिप्रोकल में सेम कहानी बनेगी। ठीक है, 20 सेम कहानी बनेगी, उसको ऊपर ले जाओगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे किया। देखो ये वाला सारा सीन यहीं पर होगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1.3, और इसके डिवाइडिंग में हाँ, इसके डिवाइडिंग में M1 बचेगा, ये 20 नहीं बचेगा, 2 बचेगा। 2 को इससे डिवाइड कर दो, 255 आ जाएगा। तो सारी कहानी आपकी पहुँच गई 255 पर। ठीक है, वही 1.3। अब इसको इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे भेज दो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा M1 इज इक्वल टू 255/1.3। ठीक है, ये आएगा। इसको डिवाइड कर लो भाई, इसके बटे में 10 आ जाएगा तो ऊपर 0, ये बन जाएगा 0/13 M1। ठीक है, अब सेम उसको डिवाइड कर दो भाई, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 13 एकम 13 पे चला जाएगा, तो 1 आ गया। यहाँ पर बचेगा आपके पास 12 है, 12 है, फिर 25 बन गया, 125 बन गया वो, 125, 104, 117 है, 13 में 117 है, 9 पे जाएगा। ठीक है, 9 पे गया, 17 है ना, तो ये 200 125 बना है, 17 125 कितना, 8 बचा, 0। तेरह, 13 पंजे, हाँ 13 5 पे चला जाएगा, 13 5 65, 13 6 78, 78 पे चला जाएगा, 196 पॉइंट। कितना बचा, अब 4 बचा, 0, तो 13 एकम 13 3 39, फिर 1 बचा, नहीं जाएगा आगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर आने वाला है, अप्रोक्स यहाँ आएगा आंसर। ठीक है, अप्रोक्स यहाँ आंसर आने वाला है, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। ठीक है, हाँ यही यही बचेगा, अप्रोक्स निकाल लेना, अप्रोक्स आएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा क्लियर नहीं है कि यही आएगा, अप्रोक्स यहीं बचेगा। तो ये था आपका इनका दोनों का मोलर मास सेम था यार, आपको पता करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था, निकालना ही था, क्योंकि आपको फ्रीजिंग पॉइंट गिवन थे। कैप गिर गई, तो 3 क्वेश्चन हो गए ये, 3 क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम आगे तीनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन लिख लें, फिर हम सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको लिखिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 300 केल्विन पर 1 लीटर विलियन में उपस्थित 36 ग्राम ग्लूकोज का प्रासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार है। यदि समान तापमान का प्रासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता ज्ञात करनी है, कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है। कैसे? सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखो, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है? गिवन सबसे पहले ग्लूकोज 36 ग्राम है। ठीक है, वॉल्यूम 1 लीटर है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई की वैल्यू आपको 4.9 बार दी गई है, और दूसरे विलियन का भी ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया गया है। ठीक है, आपको निकालना है सॉल्यूशन की, दूसरा सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। पहली बात तो आपको क्या गिवन है, 1 लीटर विलियन यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम 1 लीटर, और एक आपको ग्लूकोज गिवन है, ग्लूकोज कितने ग्राम, 36 ग्राम है। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई की वैल्यू आपको 4.9
98 गिवन है, ठीक है। एंड पाई टू वहीं आपको 1.52 बार गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सांद्रता निकालनी है, C2 निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको C1 पता होना चाहिए, फिर ही जाकर आप C2 निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक सीधा सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगेगा। कंसेप्ट समझ आना चाहिए सबसे पहले आपको क्या समझ आना चाहिए, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कंसेप्ट क्या है इसमें, कंसेप्ट ये है कि आपको दो ऑस्मोटिक प्रेशर दिए गए हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। दैट्स, ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है आपकी, ठीक है। कंसंट्रेशन एक तरह से कंसंट्रेशन टर्म्स की मोलैरिटी होती है। कौन होती है, मोलैरिटी। ये बताती है कि कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है। कितने ग्राम सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट डाला जाए, ये बताता है। तो देन ये कंसंट्रेशन मोलैलिटी होती है, ठीक है। और RT जो है आपका, R गैसियस कांस्टेंट और टेम्परेचर आपका T है, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, एक अब दो ओस्मोटिक प्रेशर है, क्या है, दो ओस्मोटिक प्रेशर। दो ओस्मोटिक प्रेशर के अंदर अगर आपको कंसंट्रेशन कभी निकालनी बोल दी जाए तो सिंपल सा एक याद रखना है रिलेशन, C1/C2, दैट्स रिलेशन। ये कंसंट्रेशन आपको निकालने देगा, कंसंट्रेशन निकाल सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन निकालने के लिए पहली मोलैरिटी चाहिए होगी, तो मोलैरिटी निकाल लो। सिंपल फॉर्मूला है मोलैरिटी निकालना, क्योंकि आपको इसका ये भी गिवन है मास, वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है। तो आप आसानी से निकालोगे। तो ग्लूकोज का सबसे पहले आपको मोलैरिटी निकालना होगा ग्लूकोज का। तो मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मोलैरिटी यानी कि C1 हाँ 36 ग्राम डिवाइडेड बाय 36 ग्राम का जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C6H12O6, यानी कि 1272 प्लस टोटल आपका 180 होगा, ठीक है। टोटल 180 होगा, 0.2 m, 2 मोल आपके मोलैरिटी आ जाएगी, 2 m आ जाएगी मोलैरिटी। काट कर देख लेना, 0.2 आएगी। तो 0.2 अगर आई है तो मतलब क्या है, C1 आपका आ गया 0.2। तो देन आपको ये गिवन है, ये और ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन। तो निकालना क्या है, ये निकालना है। तो सिंपल भर दो भी फॉर्मूले में, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू रख दो। पाई 1 की 4.98 डिवाइडेड बाय पाई 2 1.52 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ 1 2 आ गई, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C2 तो निकालनी है। अब इन दोनों को, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो CO ऊपर आ जाएगा, C2 ऊपर आ जाएगा। C2 ऊपर आया तो 0.2 इंटू 1.52, इधर डिवाइडिंग में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइडिंग में, तो ये 4.98 डिवाइडिंग में आ जाएगा, ठीक है। सेम सेम काम करना है, कोशिश करो इनकी जीरोस पॉइंट ख़त्म करने की। तो ये हो जाएगा आपका C2 इज इक्वल टू 2/10 इंटू में 1 पॉइंट, ये 100 आएगा इसकी डिवाइडिंग में, इसके डिवाइडिंग में भी 100 आ जाएगा। 498 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, ये बचा आपके पास 2 इंटू 5, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 10 गुना है, आपके पास बचेगा 498, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 8 यानी कि 4 पे ही जाएगा, ये भी 1 बचा 18, 9 पे जाएगा, ठीक है। 3 पर तो वो भी नहीं जाएगा। अब आपके पास ये बच गया भाई, अब क्या करोगे,
अभी ये ख़त्म हो गया, यहाँ से 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा आगे, 2 पे भी नहीं जाएगा ये आगे। अब इसको आप ऐसा करो, 3 पे ही भेजो, 3 पे ही भेज दो इसको। इसको 3 पे भेजेंगे तो ये बचेगा आपके पास 3 8 24 और 3 3 9। इसको काटोगे तो बचेगा 3 5 15, 2 बचा, नहीं जाएगा। ठीक है, ना जाने की 0.0 लग गया, एक 0 लगा तो ये बन गया 20, तो 618 आ जाएगा। इसकी एक जीरो की एक पॉइंट ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। अब ये 83 को 506 से डिवाइड कर दो, 506 को 83 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 506 डिवाइडेड बाय 83, 80, यानी कि 8 × 48, 48 होता है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 7 × 21, 2 हासिल, तो यहाँ आ जाएगा 2 का 2, यहाँ 2 क्यों आएगा, 7 56, 56 और 2 58, ये 500 से ऊपर चला गया। 5 पे भेजो फिर इसको, 5 5 15, एक हासिल, एक हासिल, यहाँ 5 × 40 और एक 41। ठीक है, इससे माइनस करोगे एक आएगा, इसमें से ये जाएगा, 10 में से 9 गए, 91 बचेगा, 0 लग गया। ठीक है, यानी कि 5 पे चला गया। अब इसको आप भेजो, 5 पे चला गया, अब इसको भेज दो आप, 83 है, 830 10 पे जाएगा, 10 पे भेज दो भाई, 510 पे भेजोगे तो 10 पे भेज दो, क्या आएगा, 10 पे भेज दो, क्या आएगा। यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो रही है, 515 है ना, तो 83 और जोड़ दो ना, इसमें आ नहीं जाएगा क्या आगे। तो 83, अगर 500 415 में 83 जोड़ोगे, 8 9 4, तो ये आ तो जाएगा 498। इसको 6 पे भेज दो, कितने पे, 6 पे भेजोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 98, यानी कि 498। इसमें से बचेगा 8, ऊपर से उतारोगे 0, ना जाएगा ये भी, तो यहाँ लग जाएगी 0। एक मिनट, ये बनेगा 10, 10 में से 9 बचेगा, यहाँ पर आया 16 में से 8 गए। ठीक है, 80 आएगा यहाँ पे, तो अब ऊपर से अपने लगा दी 0। ठीक है, अब ये आगे नहीं जाएगा। अप्रोक्स आपके पास आया 0.0 नहीं, अब ये पॉइंट है ना जो ये वाला, और जे इसको काटने पे 0.6.0 बचा, यानी कि आपके पास C2 की वैल्यू बची 0.6 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 डिवाइडिंग में है तो ऊपर पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट पहले से हटा दिया आपने, ये पॉइंट मैंने हटाकर यहाँ 10 लगाया था, ये वाला 10 था ना, यहाँ पे पॉइंट लगी थी एक, तो ये वाला 10 उसका और इसका वाला 10 भी यहाँ आ जाएगा, तो ये 1000 बन जाएगा। अब 1000 बना तो 0.006 आपकी कंसंट्रेशन क्या आ गई, 6 कंसंट्रेशन आ गई, 0.06 सेकेंड की कंसंट्रेशन आ गई, सांद्रता निकल चुकी है। ठीक है, सांद्रता निकल चुकी है, तो इसको लिखो। और अब समझ देखो, कैलकुलेशन विद करवाया है, सारा कुछ कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ समझाया है। ठीक है, तो इसको जल्दी लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है कंसेप्चुअल बेस। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है अगला, उससे अगला न्यूमेरिकल बेस्ड है, उससे अगला भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, सिर्फ यही कंसेप्चुअल है। इसको भी समझ लेते हैं क्या कंसेप्चुअल है इसमें। इसको लिखो, लिख लिया, जब मिटा दे, मिटा दो। ठीक है, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना मैं आपको वैसे भी करवा चुका हूँ पहले भी, जब मैंने आपको शायद जब सॉल्युबिलिटी कराया था तब मैंने ये क्वेश्चंस आपको बताए थे। सॉल्युबिलिटी के अंदर क्वेश्चंस मैंने आपको ये बताए थे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलेय विलायक अंत क्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित को एन ऑक्टेन में उनकी बढ़ती विलेयता के क्रम में लिखना है। कि आपके पास हेक्सेन, KCl, साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। लिख देता हूँ इसको,
साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन KCl CH3OH यानी कि अल्कोहल, ठीक है, और ये CH3CN, इनकी सोलिबिलिटी के हिसाब से आपको इनको प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको इनके, अगर आपको इनको कभी भी क्रम में सजाने के लिए क्वेश्चन आ जाए, जो कि आता भी है 12th क्लास में, जो कि आता भी है कंसेप्चुअल बेस, तो कंसेप्चुअल बेस आता है, तो ये देखो अब नीट वाले बच्चे सोच रहे होंगे और JEE वाले सोच रहे होंगे और NDA वाले सोच रहे होंगे कि यार ये NCERT के क्वेश्चंस क्यों हमें हमें क्यों करने हैं ये। यही रीज़न है, यही रीज़न है कि आपको ये करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो क्या ऊपर जाओगे। बेस क्लियर करो, ठीक है। तो बेस क्लियर करने के लिए NCERT बहुत ज़रूरी है, सरल भाषा में, ठीक है। तो समझे पहले इसको। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को अगर कंपैरिजन करना है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ये सब चीज़ें रखनी है ना, अगर बढ़ोतरी क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम का मतलब कि सबसे पहले किसकी सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी और सबसे लास्ट में वो आएगा जिसकी सोलिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होगी। दैट्स, समझ आया। तो सबसे पहले आपको इनका नेचर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नेचर। और किस में मिलाए जा रहे हैं उसका नेचर भी पता होना चाहिए। अब दोनों के अगर विचार मिले तो संबंध अच्छा बनेगा, अगर ना विचार मिले तो ये तू मैं हम होती रहेगी दोनों के बीच में। सिंपल है ना, तो होता रहेगा ऐसा। तो सबसे पहले आपको इनका नेचर पता होना चाहिए, और जो जिसमें ये मिलाए जाएंगे उसका नेचर भी पता होना चाहिए। किसके अंदर? एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एन ऑक्टेन पता होना चाहिए क्या है। एन ऑक्टेन जो है उसका नेचर जो है वो नॉन पोलर है। क्या है एन ऑक्टेन का नेचर? क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। एन ऑक्टेन का नेचर जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। नॉन पोलर क्या है? नॉन पोलर है ये। क्या है? नॉन पोलर, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, इसके अंदर नॉन पोलर सब्सटेंस ज़्यादा पाए जाएंगे, ज़्यादा घुलेंगे। मेरे कहने का मतलब है, जब भी आप इसके अंदर घोलोगे तो इसी के नेचर का घोलोगे, यानी कि इसी के विचार, जिसके विचार इसके साथ मिलते हो उसी का संबंध इसके साथ अच्छा बैठेगा, उसके साथ ये अच्छे से घुल मिल जाएगा। जिसके साथ विचार ही नहीं मिलते, वो उधर से बोल रहा है, वो उधर से कुछ और बोल रहा है, तो दोनों के बीच में लड़ाई होनी है, तो ये ऐसा नहीं करेगा, ये कहेगा मेरे जैसा लेकर आओ। तो इसके जैसा लाने के लिए हमें नॉन पोलर की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी होगी। तो हमें इनमें से ढूंढना है कि कौन सबसे पहले नॉन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, ठीक है। तो सबका नेचर पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं KCl पर। सबसे पहले बात करेंगे KCl पर, ठीक है। KCl क्या है? KCl कैसा पदार्थ है बताओ। कई बच्चों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था इसका। KCl जो है एक आयनिक कंपाउंड है। KCl जो है एक आयनिक कंपाउंड है, जो, जबकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो अपनी तरफ किसी को भी अट्रैक्ट आसानी से कर लेते हैं, और उनकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है। देखो, पोटेशियम और कैल्शियम एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं, उनको कभी जन्म जन्म तक जुदा किया ही नहीं जा सकता। होंगे ना जुदा जन्म जन्म तक, तू मेरे साथ तो मैं तेरे साथ रहूं, है ना। गम में तेरे साथ, दुख में तेरे साथ, सुख में हो ना हो, दिल में तेरे साथ, ठीक है। तो वो बातें छोड़ो। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है KCl के बीच में। KCl एक आयनिक कंपाउंड है। KCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रखता है, ठीक है। ये क्या रखता है? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रखता है, और आयनिक कंपाउंड है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और आयनिक कंपाउंड है। और ये जो है एक पोलर सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? पोलर सब्सटेंस। तो इसको घोलने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या ये इसमें घुलेगा? कतई नहीं घुलने वाला, बिल्कुल भी ना घुलेगा, बिल्कुल भी नहीं घुलने वाला। तो इसकी सोलिबिलिटी सबसे लास्ट में चलेगी, सबसे लास्ट का नंबर इसी का आ गया, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आपका, दूसरा जो था, इसके कारण ये इसमें कम घुलेगा। इसकी सोलिबिलिटी लगभग पॉसिबल नहीं है, ज़ीरो है। तो यानी कि सोलिबिलिटी लगभग ज़ीरो है,
ठीक है, सॉल्युबिलिटी 0 ऐसे लिख लेते हैं, बाद में इसको ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यार बहुत से करने हैं, ये 4 हैं तो चारों के लिए जगह बहुत चाहिए होगी। ठीक है, वो हमने टाइम बचाने के लिए लिखा है। अब अगला कौन आएगा भाई, अगले की किसकी बारी लगाओ, सी एच मीथेन की लगा लेते हैं, इसी के बाद में है मीथेन। देखो मीथेन क्या है, मीथेन मिथेनॉल है, सॉरी ये मीथेन नहीं, ओ एच, मिथेनॉल, ओ एच भी तो है ना इसके साथ, ओ एच भाई साहब भी है इसके साथ। मिथेनॉल एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर इसको दोनों तरफ से एक ऐसी चीज़ खींचती है जिसकी शक्ति बराबर है तो ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, कि एक पोल पे नहीं जाएगा। और अगर इसको ऐसी शक्तियाँ खींचती है कि इसकी तरफ एक बड़ी ताकतवर चीज़ है और एक तरफ कम ताकतवर चीज़ है, तो इस ये आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा ज़्यादा ताकत वाले की तरफ, तो ये कहाँ चला जाएगा, ज़्यादा ताकत वाले की तरफ चला जाएगा। पोलर है, ये पोलर सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये पोलर सब्सटेंस हुआ भाई, ये इसके साथ कैसे मिल सकता है, ऑक्टेन के साथ कैसे मिलेगा, नहीं मिलने वाला। लेकिन इसका एक और रीज़न है, ये थोड़ा सा उसके अंदर सॉल्युबल करेगा। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रोंगनेस है वो थोड़ी कमज़ोर होती है, क्या होगी, वीक इंट्रैक्शन होगी इसकी, वीक इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, अगर वीक इंट्रैक्शन है तो थोड़ा बहुत नॉन पोलर में इतना इतना, यानी कि कहने का क्या मतलब है, देखो 0.0000001%, ये इतना घूल सकता है बहुत कम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले वाले की, इसलिए ये इसमें नहीं घुलने वाला। सबसे पहला कारण यही है इसका, वीक इंटरेक्शन, पोलर है। ठीक है, एक इसका मतलब क्या है कि ये पोलर के अंदर ही घुलने वाला है, पोलर का पोलर में घुलेगा भाई, पानी ले आओ पानी में घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन एनोक्टेन तो अलग चीज़ होगी ना, नॉन पोलर हो गया, तो उसमें थोड़ी ना ये घुल जाएगा, उसमें ना घुलने वाला है। ठीक है, आगे अगला बचा आपके पास CH3CN। ठीक है, ये बचा भाई। अब इसकी बात करें तो इसके पास क्या है ऐसा, मेरे पास माँ है तुम्हारे पास ऐसा क्या है भाई साहब, हमारे पास माँ है। ठीक है, तो उसको छोड़ो, वो तो सबके पास है, ऐसा ये सबके पास नहीं होती, माँ हर किसी की नहीं होती, तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास माँ है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, CHCN3। ठीक है, एसेटोनाइट्राइल। ठीक है, एसेटोनाइट्राइल, ये क्या कह रहा है कि ये भी एक पोलर कॉन्ट्रैक्शन रखता है, ये भी पोलर नेचर रखता है। कहता है कि मैं तो पोल पे पड़ा रहूँगा, कोई आएगा जाएगा मुझे कोई फ़र्क ना पड़ने वाला है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये भी पोलर है। ठीक है, लेकिन इसके पास जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल वीक है, अट्रैक्शन बिल्कुल ही वीक है। और ये कभी भी एच डोनर नहीं होता, ये एच बॉन्ड डोनर नहीं है, एच बॉन्ड डोनर नहीं है। पानी में भी ये घुलने वाला नहीं है, पानी में भी घुलने वाला नहीं, क्योंकि इसके पास एच डोनर है, एच मोल्स है ही नहीं, एच मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन है ही नहीं, तो ये कहाँ से भाई एच बॉन्ड्स दे देगा, डोनर नहीं होता, ये कहता है मैं रखूँगा मैं नहीं दूंगा किसी को। ठीक है, यानी कि इसका एक और नेचर है, छोटा सा नेचर इसके अंदर फर्क है, जो होता है ना थोड़ा सा करेक्टर अपना थोड़ा सा लूज कर लेता है, थोड़ा सा देख के किसी को यार बहुत सुंदर लग रही है, ओए होए मन भर जाएगा इससे, तो चलो फंसाना है इसी को फंसाएंगे। ठीक है, वो उस तरह का करेक्टर एकदम पहला, बाकियों के सामने सख्त लुंडा, सख्त लौंडा। हाँ उसको दे, हाँ यार सख्त सुख्त में कुछ नहीं है, ये देखेंगे बस इसको पकड़े कुछ किसी दिन, बोले इसको प्रपोज करेंगे गुलाब देकर। ठीक है, वो सब छोड़ो, पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ठीक है, तो देखो इसका भी एक नेचर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा एक चीज़ नेगेटिव कर देता है, नेचर थोड़ा सा चेंज कर लेता है। ये कहता है कि मैं जो हूँ
मैं जो हूँ वो अपना जो पोलर बिहेवियर है ना, वो पोलर बिहेवियर थोड़ा सा लेस कर देता हूँ, लेस बिहेवियर। ये पोलर बिहेवियर को लेस कर देता है, छोड़ देता है, थोड़ा सा लेस करता है, ज़्यादा नहीं। इसलिए ये किसके अंदर, एन ऑक्टेन के अंदर थोड़ा सा घुल जाता है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है लगता है, बिल्कुल नॉर्मली सा चीज़ क्या करने लगता है, किसके जैसा बिहेव करने लगता है, एन ऑक्टेन के जैसा, नॉन पोलर के जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी सोलिबिलिटी होगी किसके जैसा है, किससे ज़्यादा, CH3 से, और इसकी इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट का है, ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा। अब सबसे, सॉरी, ये आएगा सबसे लास्ट वाले पे, ये आएगा सब सेकंड लास्ट, ये आएगा मतलब कितने हैं, 4 है ना, ये तो 4, ये दूसरे नंबर पर आएगा। और अब पहले नंबर की बारी आती है, साइक्लोहेक्सेन। भाई साहब, ये तो इसका भाई है, भाई। ये भी नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर। इसका भाई कहते हैं भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, ये भी इसका भाई है, ये तो नॉन पोलर ही है। तो इसकी अट्रैक्शन भी सेम है, एच बॉन्डिंग भी है, एच डोनर भी है, सब कुछ ये करता है जैसे कौन करता है, एन ऑक्टेन करता है, वैसे ही ये भी करता है। जैसा जैसा एन ऑक्टेन भाई कहता है, वैसा वैसा ये भाईजान भी करते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन आएगा। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है, ऑक्टेन जैसी ही खूबियां हैं। पहला क्या खूबी है इसके अंदर कि ये नॉन पोलर है, दूसरा ये एच, जो ये है स्ट्रोंग, स्ट्रोंग बॉन्डिंग रखता है, स्ट्रोंग अट्रैक्शन रखता है, किसके साथ, एन ऑक्टेन के साथ रखेगा, क्योंकि उसका भाई है, उसके जैसा ही है, तो उसके विचारों में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सजाना था आपको बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बस लिख दो भाईजान, क्या लिखे, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, पहले साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका CH3CN, उसके बाद आएगा C3OH, उसके बाद सबसे लास्ट में भाईजान आएंगे KCl। ठीक है, तो ये आएंगे सबसे लास्ट में, ये उल्टा क्यों डाल दिया साईं। सबसे कम जो होगी वो इसकी होगी सोलिबिलिटी, सबसे कम जो सोलिबिलिटी होगी एन ऑक्टेन के अंदर, वो KCl की होगी। तो बस सिंपल सी चीज़ थी, आ गया है समझ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसको लिखो, समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखो। ठीक है, लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज यही कर लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ये करके फिर हम क्लास को थंब करते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, 10 के अप्रोक्स तो आ ही गए, धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ा देंगे। कल के क्वेश्चन आपके लगभग 8 क्वेश्चन कल के रह जाएंगे, बस कल की क्लास लगेगी NCERT वाली। तो फिर उसके बाद हम करेंगे PYQs ऑफ NDA NEET JEE, PYQs करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास लिखे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब आप लोग 30 तारीख तक पूरी प्रैक्टिस करोगे, पूरा रट के जाओगे, पूरा प्रैक्टिस करोगे, रट के नहीं, समझ के, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, 17, यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम ml है, यानी कि डेंसिटी गिवन है, और उसमें प्रति किलोग्राम जल में 92 ग्राम Na पॉजिटिव आयन है, तो झील में Na पॉजिटिव आयन की मोललता निकालो। मोललता निकालनी है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले झील का घनत्व लिखिए। ठीक है, झील का घनत्व, किसका, जल का, कितना है, 1.2 ग्राम ml इनवर्स। ओके, थोड़ा ज़्यादा चला गया ना, ठीक है, आगे हो गया। और प्रति किलोग्राम उसमें 92 ग्राम Na आयन है। ठीक है, कितने हैं, 92 आयन है प्रति ग्राम के हिसाब से। ठीक है, प्रति ग्राम, किलोग्राम ना, केजी लिख दूँ सीधा डायरेक्ट, केजी Na प्लस आयन है। कितने हैं टोटल, 92 ग्राम है। कितने हैं, 92 ग्राम है। ठीक है, और Na का
आपको मोलर मास निकाल लो भाई अन्य का मोलर मास, क्योंकि मोल्स तो निकालने ही पड़ेंगे। आपको निकालना क्या है, मोललता, तो मोललता के लिए मोल्स चाहिए होंगे, तो मोल्स आएंगे 23, क्योंकि मोलर मास इसका 23 होता है ग्राम पर मोल। ओके, ये आ गया। अब भाईजान आगे करो इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप एक ऐसा करो, इसके पहले मोल्स निकालो भाई यार, किसके मोल्स निकालें। मोल्स निकालो आप एन ए के मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट है ना एन ए, तो लगा लो यार एन ए को सोल्यूट है, तो मास बाय मोलर मास तो 23 आ जाएगा। ठीक है, मास बाय मोलर मास, तो इसको इससे काटोगे तो 4 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, 4 मोल्स, 23 चौके 90, 92 ही आएगा शायद। हाँ, 23 चौक 92, ऐसा ही आएगा यार, देख लेना यही आएगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, मोलैलिटी की निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए, जल, पानी कितना है। ठीक है, पानी भी तो चाहिए सोलवेंट मोलैलिटी के लिए केजी में। ठीक है, तो पहले यहाँ से निकाला। ठीक है, डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी के लिए मैं लिख देता हूँ सीधा, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, यानी कि मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा। ये तो सबको ही पता होगा यार फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम निकालनी है, तो मास कितना है, 92 ग्राम। सॉरी 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 सॉरी, पानी का कितना है, पानी का मास कितना, 92 ग्राम। मास कितना है पानी का, हम्म, 1 मिनट। पानी प्रति ग्राम बोला है ना उसने, तो प्रति, प्रति है तुम्हें, तो प्रति के लिए क्या जरूरत है, प्रति नहीं, प्रति, प्रति के लिए सॉरी एन ए पॉजिटिव नहीं, प्रति के लिए आपके पास सोलवेंट गिवन है 1 kg, क्योंकि आपको प्रति के लिए बोला गया, प्रति kg एन ए के लिए। तो 1 किलोग्राम आ गया, तो मोलैलिटी निकल गई, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, तो 4 आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए जल्दबाजी में करा दिया, और आसान भी है भाई, मुश्किल भी कुछ नहीं है इसमें, बस आपको सीधा मोलैलिटी निकालनी थी, क्योंकि आपको प्रति ग्राम के लिए बोला गया, तो सॉल्वेंट की वैल्यू, सॉल्वेंट की कितनी होगी, 1 1 kg हो गया सॉल्वेंट। तो इसी के लिए झील के पानी की मोललता निकालनी थी Na पॉजिटिव के लिए। तो सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, लिखो इसको, फिर हम इसको मिटाकर नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। ठीक है, 18th क्वेश्चन, कल हाँ 11th से शुरू किए थे, 18th पर आ गए। 8 क्वेश्चन थे टोटल, कितने क्वेश्चन थे, 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन अगर आपको समझ आए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो रिपीट करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से समझ आ जाएंगे। तो आज हम इतने ही करेंगे, कल अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, और फिर उससे अगली क्लास में हम नीट जेडब्ल्यू के PYQs करेंगे। ठीक है, पक्का गारंटी देता हूँ PYQs करेंगे। जय हिंद, जय भारत।